Hello students, how are you all? I hope you are fine at your home. Today I will teach you accountancy and my topic is dissolution of partnership firm. डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जनरली पहले तो दो टॉपिक्स आएंगे, एक तो डेजोल्यूशन ऑफ अ फर्म और दूसरा डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस समझना है। जो डेजोल्यूशन ऑफ फर्म है, दिस इज़ एज पर इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1932। डेजोल्यूशन फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners of the firm. When a firm is dissolved, the business of the firm terminates. All the assets the firm are disposed of and all outsiders liability and partners loan and partners capital are paid. और दूसरा है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप refers to termination of all partnership agreement and a reconstruction the firm. It may take place on change in profit sharing ratio among the existing partners, admission of a partner, retirement of a partner or a death of a partner. It may or may not result into closing down of the business, as the reamount partners may decide to carry on the business under a new agreement. Generally, there are many types of dissolution of firms. एक बार मैं फिर से दोनों में डिफरेंस देख रही हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें पहला है द पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व बट द बिजनेस कंटिन्यू। जो पार्टनरशिप तो ख़त्म हो जाती है मगर इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है। द बिजनेस इज़ नॉट टर्मिनेटेड, बिजनेस इसमें ख़त्म नहीं हो रहा है। और जो दूसरा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस केस में होगा द फर्म वाइंड्स अप द बिजनेस, इसमें उन्होंने अपना पूरा बिजनेस ही ख़त्म कर दिया है, वाइंड अप कर लिया है। और नेक्स्ट है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इज़ रिपेयर्ड। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें जितने उसके असेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यू करेंगे। किस तरह से? थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक नया अकाउंट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ का होगा और उसी के बेस पे नई बैलेंस शीट बनेगी। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसमें असेट्स आर सोल्ड एंड द लाइबिलिटीज़ आर पेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें असेट्स को बेच देंगे और जो लाइबिलिटीज़ है उनको पे कर देंगे। किसकी हेल्प से? एक नया अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, जो अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है मगर कंपनी चल रही है, उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और असेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यू करेंगे। मगर अगर कंपनी ही टर्मिनेट हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रही है, उस केस में असेट्स और लाइबिलिटीज़ को वाइंड अप करेंगे। असेट्स को, जितने असेट्स हैं वो बेच देंगे और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको वो पेड कर देंगे। उनको जो भी लेन देन है उनका क्लियर कर देंगे कि उस टाइम पे कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो किस केस में बनता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में। और रियलाइजेशन अकाउंट किस केस में बनेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में। नेक्स्ट है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज एज द बिजनेस इज़ नॉट टर्मिनेटेड। कहते हैं बुक्स जो है अकाउंट्स की वो तो क्लोज हो जाएंगी मगर बिजनेस ख़त्म नहीं हो रहा है। और इस केस में बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, इसमें बुक्स ही क्लोज कर दी जाएंगी। एक नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 regarding settlement of accounts during the dissolution of partnership firm.
अभी मैंने बताया था, स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लॉसेस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड। जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टीज का हो, चाहे वो किसी की कैपिटल की डेफिशिएंसीज हो, वो किस तरह से पे करेंगे? सबसे पहले कैसे पे करेंगे? हम आउट ऑफ प्रॉफिट, जो हमें फ़ायदा हुआ था उस प्रॉफिट में से हम जो डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल है वो पेड करेंगे, और जो लॉसेस हुए थे उसको पे करेंगे। दूसरा है आउट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, एंड द थर्ड इज़ इफ़ रिक्वायर्ड बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से इक्वली देंगे और एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज द assets of the firm and the amount contributed by the partner to make up the deficiency of the capital shall be applied for. First of all, they pay the debts of the firm to the third party. सबसे पहले किसके अमाउंट पे करेंगे? टू द थर्ड पार्टीज। उसके बाद जो पार्टनर्स का लोन है वो पे करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, और अगर एंड में बचता है तो वो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने अभी पहले भी बताया है। रियलाइजेशन अकाउंट है जो वो किस केस में बनता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म ही टर्मिनेट हो रही है, अगर कोई फर्म ही ख़त्म हो रही है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट किस केस में बनेगा? अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है। दो अलग अलग केस हैं। एक तो होता है फर्म ख़त्म हो रही है, फर्म ख़त्म हो गई तो पार्टनर्स के पार्टनरशिप अपने आप ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगी। उस केस में क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। मगर अगर सिर्फ पार्टनर्स ही ख़त्म हो रहे हैं तो कंपनी तो कंटिन्यू रहेगी, तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, and revaluation account is prepared in case of dissolution of partnership, and realization account is prepared to realize the assets and pay off the debts, and revaluation account is prepared to revalue the assets and liabilities during admission, retirement and death of the partner. Next question is, A and B are partners sharing profit and losses इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो वो इक्वली शेयर करेंगे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। उन्होंने सोचा कि चलो हम क्या कर देते हैं? डिसॉल्व देयर फर्म। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो असेट्स थी और कंपनी की लाइबिलिटीज़ थी वो किस में डाल दी उन्होंने? रियलाइजेशन अकाउंट में। नाउ वी नीड टू पास द जनरल एंट्रीज। पहला है ए वॉन्ट्स टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट फॉर विच ही हैज़ टू गिवन अ कमीशन ऑफ ₹4000। ए सभी खर्चे बियर करेगा किस चीज़ के? जो रियलाइजेशन में यूज़ होंगे, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड था हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपेयर्ड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो उन्होंने एक सस्पेंस अकाउंट देखा, किस नाम से था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का था? 28,000 का। तो अब वो क्या करेंगे? दोनों, उन्होंने अभी ऊपर ही बोला था दे हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो वो अब उनको इक्वली डिवाइड करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो 28 का 50-50% दोनों ने अपने हिस्से में डाल लिया, 14,000 आया। नेक्स्ट पॉइंट था क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक ऑफ ₹30,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। ये पॉइंट फिर से समझिए।
क्रेडिटर्स थे 40,000 की, उन्होंने बोला उनका एक स्टॉक था 30,000 का, वो उन्होंने ले लिया एंड द बैलेंस इन कैश, जो 30,000 का स्टॉक था वो उन्होंने 10% डिस्काउंट में लिया है, मीन्स 27,000 का तो स्टॉक ले लिया है और जो बैलेंस इन कैश 40,000 थे टोटल, ये देखिए 40,000 थे, एक बार पॉइंट समझिए, उसमें से 30,000 का स्टॉक ले लिया 10% डिस्काउंट पे, 30,000 का 10% 3,000 बना और 27 बच गया, 27 का तो स्टॉक ले लिया उन्होंने, 3,000 प्लस बैलेंस कितना बचा था, 40 में से 30 गए तो 10 प्लस 3 13,000 जो उन्होंने कैश में देना था। किसने देना था? ये रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये 13,000 की एंट्री आई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में दिया उन्होंने 13,000। बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ, इससे क्या किया उन्होंने? क्रेडिटर्स को पेड ऑफ किया है। नेक्स्ट इज बी एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 एट ₹4,900। बी ने कहा जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं 5,000 की, वो कितने में ले रहा था? 4,900 में। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, 4,900 का ले लिया। लोन ऑफ ₹15,000 एडवांस्ड बाय ए टू द फर्म वाज पेड ऑफ, जो उन्होंने 15,000 का एडवांस था ए का ने लोन लिया हुआ, वो फर्म को पे कर देगा। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट बीइंग पार्टनर्स पेड लोन पेड ऑफ, 15,000 का उन्होंने अमाउंट दे दी। नेक्स्ट था बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वाज पेड ऑफ, बैंक का लोन था 12,000 का, वो भी उन्होंने पे कर दिया। किसकी हेल्प से? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 बीइंग बैंक लोन पेड ऑफ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म, एक्स और वाई एक फर्म में दोनों पार्टनर्स हैं। हु डिसाइडेड टू डिज़ोल्व द फर्म, उन्होंने बोला चलो फर्म को डिज़ोल्व करते हैं। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब भी फिर सेम है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ किस में ट्रांसफ़र हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इस टाइम पे भी फर्म डिज़ोल्व हो रही है। सो वी नीड टू पास द जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हमारी, क्रेडिटर्स वर ₹1 lakh, they accepted building value of ₹1,40,000 and paid cash of 40,000। जो क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, they accepted building value of ₹1,40,000 and paid cash to the firm 40,000। 1 लाख था, किसने लेना? उसने बोला हम आपकी बिल्डिंग ही रख लेते हैं, जो 1,40,000 की थी। उन्होंने बिल्डिंग तो रख ली, उससे 1 लाख के क्रेडिटर्स तो पेड ऑफ हो गए, मगर क्रेडिटर्स ने 40,000 साथ में कैश में भी दिया। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 40,000 दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 क्लियर कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट था अमन एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹1,000 was written off as bad in the previous year paid 40% of the amount। एक उनका कस्टमर था जो कि बहुत उनके साथ अच्छा डील नहीं करता था, अमन, उसके अकाउंट में 1,000 was write off as bad in the previous year paid 40% of the amount। उन्होंने उनके 1,000 रुपीज़ देने थे जो कि अभी तक पे नहीं किए थे, उन्होंने उसको बैड डेट अकाउंट में डाला हुआ था, वो उनके 40% अमाउंट दे गया। मतलब 1,000 में से वो उनको 1,000 थे वॉज रिटर्न एज बैड, बट वो उसकी 40% 1,000 का कितना हुआ? 400 पे कर गया। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,000 का 40% पे कर गया, तो वो किस अकाउंट में गया? रियलाइजेशन अकाउंट में। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अ डेटर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर। नेक्स्ट था
देयर आर 300 shares of ₹10 each in ABC Limited, which were acquired for ₹2,000, were not now valued at ₹6 each. They were taken over by the partners in the profit sharing ratio. इसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स. नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ ₹42,000 वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. रियलाइजेशन अकाउंट से कितना फ़ायदा हुआ तो उनको 42,000 का वो पार्टनर्स में अब डिवाइड होगा. देख तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट 42,000 का था, दोनों में इक्वली डिवाइड हो गए. बीइंग प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. नेक्स्ट था लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील. एक लैंड एंड बिल्डिंग की जो कि 1,60,000 वैल्यू की थी, अब उन्होंने कितने में सेल की उसको 3 लाख में थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील. तो इसको हम किस तरह से करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000. ये 2,94,000 किस तरह से आया है 3 लाख का था, 3 लाख का 2% 6,000 हो गया, तो वो इसमें से उन्होंने माइनस किया है जो कि ब्रोकर की कमीशन थी. नेक्स्ट था प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वॉज हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. उन्होंने एक क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी 60,000 की, जो उन्होंने उसको प्लांट और मशीनरी देकर ही पे कर दिया, तो उसकी उन्होंने कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ करण एंड संदीप हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज ऑन 31 मार्च 2010. उनके कैपिटल अकाउंट में कितने हैं करण और संदीप के. करण के पास 1 लाख है और संदीप ने 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है. इस कंपनी का बैंक बैलेंस है 40,000, डेटर्स 25,000, स्टॉक 35,000, मशीनरी 60,000, फर्नीचर 40,000, टोटल 2 lakhs और क्रेडिटर 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000, बैंक लोन 5,000. The firm was dissolved on the above date. Karan agreed to take over 50% of the stock at 10% less on its book value. The remaining stock was sold at a gain of 15%. Karan ने बोला जो 50% स्टॉक है वो मैं 10% डिस्काउंट पे ले रहा हूँ, जो बुक वैल्यू से 10% कम पे मैं ले लेता हूँ, और जो रिमेनिंग स्टॉक था 50% उन्होंने 15% गेन में सेल कर दिया. फर्नीचर एंड मशीनरी realized for 30,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली. फर्नीचर उन्होंने कितने की रियलाइजेशन अकाउंट में कंफर्म की 30,000 और मशीनरी 50,000. नेक्स्ट था देयर वर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वाज सोल्ड फॉर ₹25,000. एक कुछ इन्वेस्टमेंट थी जो कि उन्होंने कभी अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की थी, वो कितने की उन्होंने सेल कर दी 25,000 की, जो कि अभी रिकॉर्ड ही नहीं थी. नेक्स्ट इज डेटर्स रियलाइज्ड ₹315,000 विद इंटरेस्ट एंड 1,200 was recovered for bad debts write off last year. There was an outstanding bill for repair which had to be paid ₹2,000. एक उनका आउटस्टैंडिंग बिल था उनके ऊपर जो उन्होंने कभी कुछ रिपेयर करवाई होगी अपना, तो 2,000 का जो उन्होंने पे कर दिया. नाउ वी नीड टू मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले हम सन्ड्री एसेट्स ले लेते हैं. हमारे पास क्या क्या थे. डेटर्स कितने के थे हमारे पास 25,000 के. देख लेते हैं हम.
डेट, देखिए ये सभी हमारे असेट्स हैं। असेट साइड पे डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड फर्नीचर, वही सब इन्होंने लगाया है। डेटर, स्टॉक, मशीनरी एंड फर्नीचर, इन सब का टोटल, ये हमारे सन्ड्री असेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं सन्ड्री असेट्स। ये हमारे 1,60,000 के बन गए। और उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज़ भी थी कुछ। क्रेडिटर्स थे हमारे 30,000 के और एक बैंक लोन था 5,000 का। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास 35,000 सन्ड्री लाइबिलिटीज़ बन गई। एक स्टेज पे हमारे पास असेट्स कितने के थे? 1,60,000 के और लाइबिलिटीज़ हैं 35,000 की। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट, जिन्होंने 2,000 का एक रिपेयर का बिल पे किया वो है क्रेडिटर एंड बैंक लोन 35,000 का, जो ये देखिए हमारे पास शो हो रहा है। तो ये किस तरह से पे ऑफ करेंगे? उसके बाद हमने करंट कैपिटल अकाउंट में 1,57,550 अमाउंट थी। इसका क्या है कि उसने जब हमारा 50% स्टॉक लिया था, वो 50% स्टॉक कितना का बने था? 15,750 का, 15,750 का। बैंक क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन जो हमारा ऊपर बना था, ये अमाउंट आएगी। बैंक अकाउंट जो स्टॉक था हमारा 20,125 का रियलाइज़ किया उन्होंने। उसके बाद इन सब अमाउंट्स को डिडक्ट करके हमारे पास यहाँ पर आते हैं असेट्स रियलाइज़ कितने के हुए? 80,000 के हमारे पास। और कैपिटल अकाउंट दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर था वो उन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो गई। इस तरह से हम इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे स्टॉक का, जो 1,15,750 का था। सबसे पहले हमने उनका बैलेंस कैरी डाउन किया। करण का था 1 लाख और संदीप का था 50,000। उसके बाद हमने उनके अमाउंट देखे क्या क्या है। एक तो उसकी रियलाइजेशन अकाउंट थी, करण ने जो स्टॉक खरीदा था 50%, और उनको वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड मिला जो दोनों का हाफ 50% हुआ है। ये देखिए हमने ऊपर सम में भी था आपका वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड 15,000। तो ये दोनों ने 50% आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट से हमारे पास कितने पैसे आए थे? उनके पास 5,785 रुपीज़ 50 पैसे, ये दोनों में आ गए। इस तरह से इनका ये टोटल हो, जो बैलेंस था वो उनके बैंक अकाउंट में चले गए। अब हमने उनका बैंक अकाउंट भी बनाना है। पहले कैरी डाउन बैंक का 40% 40,000, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक का, हाँ, और रियलाइजेशन का मशीनरी एंड फर्नीचर का जो हमने रियलाइज़ किया था प्रेजेंट डेट पे। रियलाइजेशन अकाउंट का 37,000 रिपेयर किए बिल, क्रेडिटर दिए, बैंक का लोन दिया। उसके बाद करंट कैपिटल अकाउंट एंड संदीप कैपिटल अकाउंट, जो हमने यहाँ से उठाई थी फिगर, ये वाले, यही वाली सेम फिगर्स हमारे यहाँ पर आ गई है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग वॉज डिसाइडेड। फर्म डिसॉल्व हुई और उन्होंने काफ़ी कुछ डिसाइड किया। सबसे पहले उन्होंने बोला हमारे क्रेडिटर्स कितने थे? 8,000। बैंक बैलेंस था डेटर्स 17,000। डेटर में से उन्होंने कुछ प्रोविज़न था जो लेस किया है, किसी को कुछ डिस्काउंट दिया डेटर्स को, तो 15,000। स्टॉक 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, बिल्डिंग 25,000, गुडविल 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ये सब कुछ गिवन है। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड, जो हमने लाइबिलिटीज हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स कितने? 8,000। बैंक से ओवरड्राफ्ट कितना लिया हुआ है? 6,000। और लोन, एक्स के ब्रदर का लोन हमने जो पे करना था 8,000, एक्स के ब्रदर ने लोन दिया, वाई ने लोन दिया हुआ है 3,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000, और उनकी कैपिटल कितनी कंपनी में लगी हुई है? एक्स की 50,000, वाई की 40,000। इस तरह से उनकी 90,000 कैपिटल लगी हुई है। तो आगे देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या आएंगी। एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन। एक्स ने बोला
कि मैं अपने ब्रदर का लोन पे कर दूंगा। डेटर्स ऑफ ₹5,000 प्रूव्ड बैड। जो 5,000 डेटर्स थे जिनसे पैसे लेने थे 5,000, वो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया। वही हमने उसको किस अकाउंट में डाल दिया? बैड डेट्स में। बैड डेट्स जो पे प्रॉपर नहीं करते हम उनको बैड डेट्स में डाल देते हैं। अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोड। इन्वेस्टमेंट 20% लेस एंड द गुडविल एट 60%। जो हमने अदर एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट से रियलाइज़ किया प्रेजेंट वैल्यू में, तो हमने देखा जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 20% लेस हैं और गुडविल एट 60%। जो गुडविल वैल्यू जा रही है वो अब 60% पे जा रही है। वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर ₹5,000 वाज पेड ओनली 3,000। एक हमारा क्रेडिटर था जिसने हमारे 5,000 देने थे मगर उसने सिर्फ 3,000 दिए, तो 2,000 ये भी बैड डेट्स में चले गए। बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर ₹30,000 एंड द ऑक्शन कमीशन अमाउंटेड टू ₹1,000। हमारी बिल्डिंग ऑक्शन पे गई, नीलाम हो गई बिल्डिंग। जिसने नीलामी करवाई उसने अपनी कमीशन ₹1,000 ले ली। वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक एट ₹4,000 बीइंग 20% लेस दैन द बुक वैल्यू। बैलेंस स्टॉक रियलाइज 50%। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000। नाउ वी नीड टू मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम अपना। हाँ, सन्ड्री असेट्स। सबसे पहले सन्ड्री असेट्स कितने कौन से थे हमारे? असेट्स हमारे देखते हैं कौन कौन से थे हमारे इसमें। ये हमारी असेट साइड थी। असेट साइड बैंक बैलेंस 20,000। डेटर्स थे हमारे सन्ड्री डेटर्स 17,000 डेटर्स लेस प्रोविजन 15,000 हो गए थे। स्टॉक था 15,000, इन्वेस्टमेंट थी और बिल्डिंग थी। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे 17,000, स्टॉक 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, बिल्डिंग 25,000। ये सब कुछ गिवन था हमारे पास जो कि, और गुडविल थी हमारे पास 10,000। इन सबको 17, 15, 25, 25, 10 इन सबको ऐड करके हमारे पास आया 92,000 जो हमने बाहर वाले मेन कॉलम में लिख देना है। और उसके बाद एक्स कैपिटल ब्रदर्स लोन था हमारे पास 8,000 जो कि एक्स ने बोला था कि मैं पे कर दूंगा। एक्स ने अपने ब्रदर का लोन पे किया था जो कि 8,000 का था। बैंक की लाइबिलिटीज़ जो पेड ऑफ हो गई थी। क्रेडिटर से 6,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट था 6,000 का, ये दोनों 12,000 हो गए। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक, उसके बाद देखते हैं लाइबिलिटीज़ थी हमारी। क्रेडिटर्स से 8,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट था, एक्स ब्रदर का लोन था, फ्लक्चुएशन फंड था, ये सब कुछ गिवन था। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डाउटफुल डेट्स कौन से थे? तो 17 में से हमने प्रोविज़न रखा था कि हाँ ये देखिए ऊपर कि हमारे 17 तो टोटल डेट्स हैं, इसमें से हमने प्रोविज़न मतलब कि मे बी 2,000 रुपये हमारे शायद डूब जाएंगे, कि 17 हैं 15 तो आएंगे ही आएंगे। हमने पहले ही प्रोविज़न रखा हुआ था तो वो वाला प्रोविज़न हमने यहाँ पर शो कर दिया है। नेक्स्ट इज 2,000। इन सबको ऐड करके 8,000, 6,000, 8,000, 5,000 एंड 2,000 ऐड करके आया हमारे पास 29,000। बैंक अकाउंट जो हमने एसेट्स रियलाइज़ किए थे अपने 72,000 के। वाइज कैपिटल स्टॉक 4,000। लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल एक्स का वाई का जो लोन ट्रांसफ़र हुआ था, सॉरी लॉस जो लॉस हुआ था वो एक्स और वाई में ट्रांसफ़र हुआ था, वो 9,000 था हमारा। इस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 थे हमारे। इनके बेसिस पे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ से ले लेना है 8,000 एंड 2,000 एक्स का और वाई का। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कितना आया था 4,000। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ था 7,200 और 1,800 9,000। और हमारा ना बैलेंसिंग एक्स ने कितने अमाउंट से बिजनेस में लगाई 50,000 और वाई ने 40,000।
और रियलाइजेशन अकाउंट कितना था 8000 का। इस तरह से हमारी बैलेंसिंग फिगर 58 और 40 आई है। यहाँ पे हम ये बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। नेक्स्ट इज़ बैंक अकाउंट बनाएंगे। हमारे ब्रॉड डाउन 20,000, बैंक के पास पहले से 20,000 था हमारा बैंक में। उसके बाद वाई का लोन अकाउंट 3,000 का दिया, रियलाइजेशन अकाउंट हमने पेड ऑफ कर दिए, और एक्स और वाई के पास जो अमाउंट था वो इसमें आया था। तो जो बैलेंसिंग फिगर थी हमारी 72,000 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C commenced business on 1st January 2008 with capital of rupees 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. A, B और C ने बिज़नेस शुरू किया 1 जनवरी 2008 को। A ने लगाई 50,000, B ने 40,000 एंड C ने 30,000. प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. जो कहते टोटल प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड होंगे 4:3:3. ए को 4%, बी एंड सी को 3:3. ड्यूरिंग 2008 एंड 2009 दे मेड प्रॉफिट ऑफ 20,000, 25,000 respectively. Each partner withdraw rupees 5,000 per year. On 31st December 2009, they decided to dissolve the firm. Creditor and cash on the date were 12,000 and 2,000 respectively. The assets realized rupees 1,50,000. Now we need to make a realization account. सबसे पहले सन्ड्री असेट्स हमारे पास उस टाइम पे कितने थे 1,45,000, जिसमें से हमने ये 500 रियलाइजेशन अमाउंट एक्सपेंसेस जो थे लेस कर देने हैं। तो हमारे पास बची 1,45,000। नेक्स्ट इज़ कैश अकाउंट में कितना था उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है। क्रेडिटर्स वर सेटल फॉर रुपीज़ 11,500। नेक्स्ट ये क्रेडिटर थे हमारे, और कैश अकाउंट के एक्सपेंसेस जो थे इसके एक्सपेंसेस थे 500। नाउ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 12,000, ये 11,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 एंड कैश अकाउंट 1,50,000 जो एसेट्स का था हमारा। एसेट्स हमारे 1.5 लाख के थे जो कि 1,45,000 के रह गए। क्रेडिटर्स हमारे 12,000 के तो 11,500 के थे जब उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। इस तरह से जो कैपिटल अकाउंट था उसका जो हमने शिफ्ट करना था वो किस तरह से हो 2,000, 1,500 एंड 1,500। जो 5,000 थे उसको उन्होंने बैलेंसिंग फिगर उन्होंने इस तरह से बांट दी तीनों में। अब हमने कैश अकाउंट बनाना था। सबसे पहले कैश अकाउंट में कितने पैसे थे हमारे पास 2,000, और रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस ये वाला 1,50,000 आया है। और इसके क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास 11,500 ये वाले। रियलाइजेशन अकाउंट के एक्सपेंसेस जो थे अब 500। जो बैलेंसिंग फिगर थी वो ए, बी और सी में 4:3:3 में डिवाइड हो गई। अब देखिए किस तरह से हमने डिवाइड की थी। ये हमारा वर्किंग नोट है। कैलकुलेट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल था सब ने, ए ने 50,000, बी का 40 और 3 का 30,000 अमाउंट आया था। उन्होंने 2 सालों तक प्रॉफिट्स लिए 18,000, 13,500, 13,500 लेस ड्राइंग 10,000 क्योंकि वो हर साल 5,000 रुपये विदड्रॉ करवाते थे, ये क्लियरली मेंशन था। ईच पार्टनर विदड्रॉ 5,000 पर ईयर, वो हर साल 5,000 रुपये विदड्रॉ करवा लेते थे और ये उनको प्रॉफिट भी हुआ था। एक साल में 20,000, दूसरे में 25,000। और नेक्स्ट अब क्लोजिंग कैपिटल, इन सबको देखिए। ओपनिंग कैपिटल में हमने प्रॉफिट्स को ऐड करना है। 58 + 18 68,
68 में से 10 को लेस करना है, बचा 58। 40,000 एंड 13500 लेस 10,000, इन दो अमाउंट को ऐड करना है और इसको लेस करना है। नाउ वी नीड टू मेक अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसमें हमारे पास लाइबिलिटीज़ जो थी वो लाइबिलिटी साइड आएंगी सभी, और जो असेट्स है वो असेट साइड शो कर उनको सबसे पहले सिर्फ हमारे पास कैश था 2000, और जो इनकी अमाउंट्स थी वो इधर आ जाएंगी, और जो बैलेंसिंग फिगर था 1,45,000 आ जाए इधर शो हो जाएगी। मैंने इस चैप्टर में आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, अगर पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होती है तो किन किन केसेस में होती है। एक मैंने बताया कि अगर फर्म ही ख़त्म हो रही है, फर्म ही टर्मिनेट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, उस केस में हम क्या करेंगे। और दूसरा मैंने बताया अगर सिर्फ पार्टनर्स ख़त्म हो रहे हैं तो हम उस केस में क्या करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं इन केसेस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ही ख़त्म, सिर्फ पार्टनर्स की डिसोल्यूशन हो रही है तो हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी उसमें चेंजेस आएगा। नया पार्टनर एडमिशन अगर आता है तो चेंज करें, क्योंकि अगर पुराना पार्टनर जा रहा है तो मे बी कोई नया पार्टनर आ रहा हो, या फिर रिटायरमेंट या डेथ हो किसी पार्टनर की, उस केस में भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को करते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ ऑल पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन द फर्म। इस केस में हम पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ख़त्म करके नई फर्म का बनाते हैं। ये कब कब होता है, जब कोई पार्टनर नया आएगा तभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी, और किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इस केस में भी होगा। एंड इट मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। इस केस में बिजनेस ख़त्म हो भी सकता है और बिजनेस ख़त्म नहीं भी हो सकता। और दूसरा था मैंने बताया डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म ही ख़त्म हो रही है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। एंड व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व द बिजनेस ऑफ द फर्म टर्मिनेट्स, all the assets the firm are disposed of, and the liabilities and the partners loan and the partners capital are paid। इस केस में क्या होगा, जितने assets हैं वो बेच दिए जाएंगे और जितनी लाइबिलिटी है उसको पे करके सबको, मतलब कि जिसका लेन देन क्लियर करके फर्म को ही ख़त्म कर दिया जाता है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, इट कैन बी डिज़ोल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। डिज़ोल्व करनी है तो किस तरह से करेंगी। पहला है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिज़ोल्व द फर्म। जब सभी पार्टनर कहेंगे कि हमें पार्टनरशिप फर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए, तो उस केस में पार्टनरशिप के आपसी समझौते से भी ख़त्म हो सकता है। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर उन्होंने ख़त्म करना ही करना है, कंपल्सरी था उनके, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था तो उनको करना पड़ेगा। और ये नोटिस के साथ भी हो सकता है। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ एट फिक्स्ड। अगर ड्यूरेशन ही हमारी फिक्स थी तो उस केस में क्या करेंगे, गिविंग नोटिस अदर पार्टनर कैन डिज़ोल्व द फर्म। उनको नोटिस आएगा एंड दे नीड टू डिज़ोल्व द फर्म। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होगी तो कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं, रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन, बताइए, सोचिए। यस, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी तो वी नीड टू मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट। एंड उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। ये सभी अकाउंट हमें उस टाइम पे बनाने पड़ेंगे अगर फर्म ख़त्म हो रही है। कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। इसमें जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे
तो वो किस पर्पज से होगा? इट इज़ नॉमिनल अकाउंट ओपनड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को भी पे करेंगे और जो भी असेट्स है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। पार्टनर्स का लोन अकाउंट कब बनाएंगे? अगर किसी पार्टनर का लोन है तो हमें लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कैश और बैंक बैलेंस का उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। और मैं एक बार लास्ट टाइम आपको फिर से अच्छे से समझा देती हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप से पार्टनर्स ही ख़त्म होती है और बिजनेस चलता रहता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्मिंग वाइंड अप हो जाती है। इसमें असेट्स और वैल्यूज़ को रीवैल्यू करते हैं। किससे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर इसमें असेट्स को बेच देते हैं और जिसको लाइबिलिटीज़ पे करनी है उसको पे कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बना के। इसमें बुक्स भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि अकाउंट ही ख़त्म हो जाते हैं। सॉरी, बुक्स आर नॉट क्लोज एज द बिजनेस इज़ नॉट टर्मिनेटेड। इसमें बुक्स ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि अकाउंट तो बिजनेस तो चल रहा है और इसमें बुक्स ही ख़त्म हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।